नमस्कार, जौहर झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। ईडी की कार्रवाई पर सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। कल आईएएस पूजा सिंघल से पूछताछ होगी। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। आईएएस पूजा सिंघल से कल ईडी पूछताछ करेगी। ईडी ने पूछताछ के लिए पूजा सिंघल को नोटिस भेज दिया है। रांची स्थित ईडी दफ्तर में उनसे पूछताछ की जाएगी। आपको बता दें कि आज उनके पति अभिषेक झा से पूछताछ की जा रही है। इससे पहले कल भी उनके पति अभिषेक झा से पूछताछ की गई थी, जिसमें जो सवालों के जवाब मिले थे उससे ईडी की टीम संतुष्ट नहीं थी, इसलिए आज भी उनसे पूछताछ की जा रही है। और इसी बीच अब ये जानकारी कि कल आईएएस पूजा सिंघल से पूछताछ की जाएगी और आईएएस पूजा सिंघल से कल ईडी की टीम पूछताछ करेगी। इस बारे में और अधिक जानकारी के लिए सीधे चलते हैं दिल्ली, जहां मौजूद है हमारे संवाददाता शंकर आनंद। उनसे सीधे लाइव जुड़ते हैं। शंकर, देखिए जो अब खबर है, अब मेन यानी कि आईएएस पूजा सिंघल जिसका नाम बार बार आ रहा था, अब उनसे पूछताछ की जाएगी। क्या और जानकारी इसको लेकर मिल पा रही है? कल कितने बजे ईडी की टीम उनसे पूछताछ कर सकती है? निश्चित तौर पे देखिए इस वक्त की बहुत बड़ी खबर कही जा सकती है। जिस मामले को लेकर झारखंड में पिछले कुछ दिनों से लगातार काफी जो चर्चा का केंद्र बना हुआ है, और इस मामले पर एक बड़ी अपडेट जो है वो कही जा सकती है। सिर्फ इस मामले में आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल से कल पूछताछ होगी। ईडी के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनके जो हमारे सूत्र हैं, बकायदा उन्होंने इस मामले में जानकारी दी है कि कल मंगलवार को आईएएस पूजा सिंघल से पूछताछ होगी। रांची स्थित जो ईडी का दफ्तर है वहां पे पूछताछ की जाएगी। और जिस तरह से 2 दिन से लगातार पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा से जिस तरह से पूछताछ हो रही है, जिस तरह से इस मामले में सुमन कुमार जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उससे पूछताछ की जा रही है, उसके बाद जिस तरह से महत्वपूर्ण अपडेट्स मिले हैं, उसी अपडेट के आधार पर आगे की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और पूजा सिंघल को नोटिस भेजा गया है पूछताछ की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए। यह पूछताछ की प्रक्रिया कल बाकायदा होगी और कल 10 बजे पूजा सिंघल को रांची स्थित ईडी दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। आज भी अभिषेक झा से पूछताछ हो रही है। आज भी जो पूछताछ की प्रक्रिया जब चल रही थी उस वक्त में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल ईडी के सामने अभिषेक झा नहीं दिख रहे थे। बहुत जो सवाल जो पूछा गया उस सवालों का सही तरीके से वो जवाब नहीं दे पा रहे थे। और इसके साथ ही जो चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन कुमार हैं, सुमन कुमार से जब काफी जो जानकारी मांगी गई तो वो जानकारियां वो भी सही तरीके से नहीं दे रहे थे। लिहाजा इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए सुमन कुमार को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही देखा जाए तो जिस तरह से अभिषेक झा से बातचीत हो रही है, उससे जो उसके तमाम आय और एक्सपेंसेस के बारे में जब पूछा गया तो उस बारे में बहुत ज्यादा वो जानकारी नहीं दे पा रहे थे। शंकर, देखिए एक बहुत बड़ा राज है जिसको अब सामने आना है, उससे पर्दा उठाना है ईडी की टीम को, और लगातार इसलिए शायद पूछताछ की जा रही है। और जैसा कि आप भी जिक्र कर रहे हैं कि जब उनसे पूछताछ उनके पति से की गई तो जो जवाब थे वो संतुष्ट करने वाले नहीं थे, और इसलिए शायद अब पूजा सिंघल को डायरेक्ट नोटिस भेजा गया है कि उनसे सीधे सवालात होंगे। क्या कुछ जानने की कोशिश उसमें हो सकती है ईडी की टीम में? क्या लगता है क्या सवाल जवाब ईडी की जो है वो उसके सामने होंगे? देखिए जिस तरह से मनरेगा स्कैम के मामले में तफ्तीश जो है ईडी की प्रारंभ हुई, जिस तरह से बकायदा साल 2012 में झारखंड का जो एसीबी है उसने इस मामले को दर्ज किया था, और उसके बाद जब इस मामले पर पिछले काफ़ी समय से ये मामला ठंडा पड़ा हुआ था, लेकिन जब उसी मामले को आधार बनाते हुए ईडी ने इस मामले की इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ की, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के दौरान कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली। उसके बाद इस मामले में आगे की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। जिस तरह से आईएएस पूजा सिंघल की बात करें तो जब उस मामले में पूजा सिंघल के घर पे छापेमारी की गई, इसके साथ साथ उससे जुड़े हुए कई अन्य दूसरे जो आरोपी हैं, जब उसके यहाँ छापेमारी की गई, 25 लोकेशन पर छापेमारी की गई थी, और उसी छापेमारी के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, कई महत्वपूर्ण जानकारियां जब बरामद की गई, उसके आधार पर जब आगे चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन कुमार से पूछताछ की गई तो उसके बाद कई और महत्वपूर्ण जानकारी मिली, और उसी के आधार पर यह कार्रवाई हो रही है। और इसी आधार पर
पूजा सिंघल को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा गया है। अब बिल्कुल शंकर, आप नजर बनाए रखिए इस पूरी खबर पर, आपसे वापस भी अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, अब आईएएस पूजा सिंघल से सीधे पूछताछ करेगी ईडी की टीम। कल 10 बजे का समय तय किया गया है जब उन्हें ईडी दफ्तर बुलाया गया है। आईएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा से ईडी की पूछताछ आज दूसरे दिन भी जारी है। अभिषेक झा सुबह 11 बजे रांची में ईडी के दफ्तर पहुंचे। दरअसल कल पूछताछ के दौरान अभिषेक झा कई सवालों का जवाब सही से नहीं दे सके थे, जिसके बाद आज फिर से उन्हें दस्तावेजों के साथ बुलाया गया है। कल ईडी ऑफिस में अभिषेक झा से करीब 11 घंटे तक पूछताछ की गई थी। ईडी की टीम की पूछताछ के दौरान कई बैंकिंग लेन देन से जुड़े दस्तावेज, पिछले 5 सालों के दौरान आईटी रिटर्न से जुड़े दस्तावेज सहित कई अन्य चल अचल संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज लेकर आईएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा पहुंचे हैं, जिनसे आज पूछताछ की जा रही है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी ओम प्रकाश अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए। ओम प्रकाश, देखिए 11 बजे ही ईडी दफ्तर बुलाया गया था और अब करीब 1:30 बज रहे हैं। बहुत ही घंटे का फासला जो है बीत चुका है। क्या कुछ जानकारी आप तक पहुंच पा रही है? क्या हो रहा है अंदर, क्या पूछताछ हो रहा है? जी, बता दें कि कल जिस तरह से जिन सवालों के जवाब उनसे तलब किए गए थे, उन जवाबों को देने में अभिषेक झा पूरी तरह से विफल रहे। न वो अधिकारियों को संतुष्ट कर पाए और न ही उन सवालों के साथ वो सहज दिखे, जिस वजह से उन्हें आज तमाम कागजातों के साथ बुलाया गया है। पूरे मामले को लेकर जो सवाल किए गए थे अभिषेक झा को, खासकर जो उनकी आय व्यय की संपत्ति हो या फिर पल्स अस्पताल को लेकर जो सवालात हैं, क्योंकि जो दस्तावेज और जिस तरह से निर्माण में 100 करोड़ से ऊपर की लागत से जो अस्पताल बना हुआ है, उसमें महज 25 करोड़ के आसपास का लोन जो है, वो कहीं ना कहीं इन सवालों को के जवाब के प्रति जो अभिषेक झा थे वो रहज थे, जिस वजह से आज फिर एक बार उन्हें तलब किया गया है। कल दोनों लोगों को, जो सुमन कुमार हैं जो सीए थे, उन जिनके घर से करोड़ों रुपए मिले थे, उन्हें और अलग अलग कमरों में अभिषेक झा को अलग अलग कमरों में बैठाकर पूछताछ की गई थी। और आज फिर जब ये पूछताछ शुरू हुई, दोनों को अलग अलग कमरे में रखा गया है और कुछ देर बाद जो हमें जानकारी मिल रही है, घंटों के पश्चात दोनों को फिर से आमने सामने प्रदर्श किया जाएगा और दोनों से आमने सामने बैठाकर सवाल तलब किए जाएंगे। अगर उन सवालों के जवाब भी उन्हें संतुष्ट नहीं करते हैं तो फिर आगे की कार्रवाई जो है वो की जाएगी। मामले में पूजा सिंघल को भी अब सम्मन भेजा जा चुका है, जो कि सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिल रही है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूरी दबिश जो है वो अब अधिकारी और उनके जो ओम प्रकाश, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। इसी बीच हमारे सहयोगी शंकर आनंद, उनके पास एक बड़ी जानकारी इससे रिलेटेड है, उन्हीं के पास वापस चलते हैं। शंकर, क्या कुछ नया डेवलपमेंट इस मामले पर, क्या वो बड़ी जानकारी आपके हाथ लगी है? देखिए, इस वक्त में जब अभिषेक झा और चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन कुमार से जो एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा गया, तो दोनों के बीच में एक महत्वपूर्ण कड़ी सामने आई है। वो है कोलकाता के एक दंपति, जिसमें कि प्राची अग्रवाल और रौनक अग्रवाल, ये दो जो शख्स हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण कड़ी निकल के सामने आ रहे हैं। और इन दोनों के बारे में जब सुमन कुमार से भी पूछा गया तो वो भी थोड़ा सा फंसते नजर आए। और इस मामले में जो हमारे ईडी के सूत्र बताते हैं कि जो तफ्तीश का जो दायरा स्टार्ट हुआ है, जो ये छापेमारी की जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, वो छापेमारी प्राची अग्रवाल और रौनक अग्रवाल के खिलाफ मिली जानकारी के बाद ही प्रारंभ हुई। और उन दोनों के बारे में, प्राची अग्रवाल और रौनक अग्रवाल के बारे में जब दोनों से पूछा गया तो उसके बारे में वो कुछ नहीं कह पाए। जिस तरह से बाकायदा पल्स जो हॉस्पिटल जो बनाया गया, उस हॉस्पिटल से भी तार प्राची अग्रवाल और रौनक के जुड़े हुए हैं, और कोलकाता से जिस तरह से बाकायदा कई शेल कंपनियों के तार जुड़े हुए हैं। तो इस मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की एक बहुत बड़ी कार्रवाई कही जा सकती है। और इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए ईडी ने आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को नोटिस भेजा है और नोटिस भेज करके इस मामले में आगे की पूछताछ करेगी। जिस तरह से इस मामले में कहा जा सकता है कि कोलकाता की दंपति, जो कोलकाता के रहने वाले रौनक अग्रवाल और प्राची अग्रवाल, इन दोनों का जो नाम जिस तरह से सामने आया है, क्या कुछ कहा जा सकता है कि जल्द ही एक बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं, आप बता रहे हैं इसमें एक और कड़ी कहीं ना कहीं जुड़ गई है। मतलब अब रांची से फिर कोलकाता और वहां पे दंपति से जो कड़ी जुड़ रही है, क्या कुछ साफ हो पाया है? कैसा रिलेशन था, क्या कुछ चल रहा था, कैसी बॉन्डिंग थी दोनों की?
देखिए, इस मामले में जो हमारे जानकार बता रहे हैं, हमारे जो सूत्र बता रहे हैं कि मामले की इन्वेस्टिगेशन वहीं से प्रारंभ हुई जी। दरअसल जो प्राची अग्रवाल और रौनक अग्रवाल वो जांच एजेंसी के रडार पर थे और उसके द्वारा 50 लाख रुपए का एक अमाउंट वो ट्रांसफर किया गया झारखंड, और झारखंड में जो अभिषेक झा हैं, अभिषेक झा की कंपनी है, उसमें वो ट्रांसफर किया गया। तो वहां से ही ये इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ हुआ। यहाँ पे मामला पूजा सिंघल यहाँ पे मुख्य रडार पे नहीं थी, बल्कि वहां पर सबसे पहले जो रडार पे आए वो प्राची अग्रवाल और उसके पति रौनक अग्रवाल रडार पर आए थे, और वहां से तफ्तीश के दायरा आगे बढ़ता गया। आप इस पर नजर बना रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे और देखिए, आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा का पल्स अस्पताल ईडी की जांच के दायरे में पूरे तरीके से आ चुका है। पल्स अस्पताल के निर्माण पर हुए निवेश के पहलुओं पर ईडी की जांच चल रही है। अस्पताल के निर्माण और संसाधनों की खरीद पर 110 करोड़ से अधिक खर्च की भी बात सामने आई है। ऐसे में पल्स अस्पताल के भविष्य को लेकर संशय बरकरार है। साथ ही सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या पल्स अस्पताल में ताला लटकेगा। इन पहलुओं पर अधिक जानकारी दे रही हैं रांची संवाददाता कोमल बहल। तो ईडी की जांच के दायरे में अब पूरा पल्स अस्पताल आ गया है। माना जा रहा है कि अस्पताल के निर्माण में अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्ति का निवेश किया गया है। ऐसे में ईडी की टीम पूजा सिंघल के पति और पल्स के एमडी अभिषेक झा से इन तमाम पहलुओं पर पूछताछ कर रही है। सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आई है उसमें मशीनों की खरीद में काफी अधिक खर्च हुआ है, जबकि कंपनी ने इस पर काफी कम खर्च दिखाया है। जिसके बाद ईडी ने अभिषेक झा से सारे कागजातों की मांग की है, जिस अस्पताल पर हुए खर्च का विवरण भी मिल सके। जानकारी के मुताबिक ईडी के अधिकारियों ने इस मामले में बिल्डिंग निर्माण करने वाली कंपनी से भी जानकारी जुटाई है। बता दें कि पल्स हॉस्पिटल पूरी ईडी की जांच का एक सेंटर पॉइंट बना रहा। यहाँ शुक्रवार और शनिवार 2 दिन तक ईडी की रेड चली थी। कई अहम दस्तावेज भी जो है वो ईडी को इसी अस्पताल से मिले थे। तो ऐसे में अस्पताल के निर्माण को लेकर के ये जो बातें सामने आ रही है, ये एक बहुत अहम सवाल भी खड़ा करती है और अस्पताल के भविष्य को लेकर के एक संशय भी बरकरार है कि आखिर पल्स अस्पताल में ताला लटकेगा या फिर कुछ दिन ईडी की निगरानी में ही अस्पताल का काम चलते रहेगा। कैमरा पर्सन कुमार संत के साथ कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची। और अभिषेक झा का नाम इन दिनों झारखंड में ही नहीं पूरे देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर कौन है अभिषेक झा और आखिर वे चर्चा का केंद्र बिंदु क्यों बने हुए। ये पल्स हॉस्पिटल की तस्वीरें हैं, जिसके मालिक अभिषेक झा आजकल ईडी के शिकंजे में हैं। उन पर आरोप है कि इन्होंने आय से अधिक संपत्ति बनाई है। अभिषेक झा आईएएस पूजा सिंघल के पति हैं। पूजा सिंघल से शादी के बाद अभिषेक झा ने रांची के बरियातू इलाके में आलीशान हॉस्पिटल भी बनाया है और यही हॉस्पिटल अब अभिषेक की परेशानी का सबब बन चुका है। अस्पताल निर्माण की लागत 100 करोड़ से ऊपर की आंकी जा रही है। इसी मामले में ईडी ने उनसे पूछताछ की। आइए आपको बताते हैं कौन है अभिषेक झा। झारखंड कैडर की सीनियर आईएएस पूजा सिंघल के दूसरे पति हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। अभिषेक की कॉलेज की पढ़ाई जेवियर कॉलेज से हुई। ऑस्ट्रेलिया से एमबीए की पढ़ाई की। पिता की मदद से छोटे छोटे ठेका का काम करने लगे। अभिषेक के पिता कामेश्वर झा कल्याण विभाग में अधिकारी थे। काम के दौरान अभिषेक की मुलाकात पूजा सिंघल से हुई। अभिषेक पूजा सिंघल के पास बुके लेकर जाया करते थे। आईएएस पूजा सिंघल ने पहले पति से तलाक के बाद अभिषेक झा से शादी की। पूजा और अभिषेक की शादी दोनों परिवार की सहमति से हुई। अभिषेक अपने कॉलेज के दिनों में कहा करते थे कि वे लाइफ में कुछ बड़ा करेंगे। आईएएस से शादी के बाद उन्होंने काफी बड़ा किया भी, लेकिन इन दिनों अभिषेक ईडी के सवालों का सामना कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। बढ़ते आगे और अब बात कुछ अन्य खबरों की। बोकारो के अति उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र महुआ डांड में 2 आदिवासी युवकों की निर्मम हत्या कर दी गई। धावैया पंचायत के कंडीर गांव में अवैध कोयला के सुरंग से 25 साल के प्रदीप हांसदा और महावीर मरांडी का शव बरामद किया गया। दोनों किसी रिश्तेदार की शादी में भाग लेने पहुंचे थे। दोनों की रस्सी से बंधी लाश मिली। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हत्या किस वजह से हुई है, फिलहाल इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।
शाम में हम लोग फ़ोन कर रहे थे तो घर में फ़ोन छूट गया, मैंने छोड़ दिया था घर में, तो बात नहीं हुआ, तो बारात भी नहीं गया। अब बारात नहीं गया तो हम लोग को सुबह पता चला कि इस तरह करके घटना हो गया। और जिस तरह से इन लोग को वो मेंस में इन लोगों को घुसा के सुलाया गया था, उस तरह से दूसरी जगह मैंने हत्या करके यहाँ इन लोग को फेंका गया था। क्या लगता है आपको, मतलब काहे हत्या हुआ होगा? अब वही चीज़ हम लोग को भी पता नहीं चल रहा है। इससे पहले भी हम लोग को कोई ऐसा आभास भी नहीं हुआ था कि क्या है मामला। इन लोग बारात नहीं गया था, ठीक है, तो अब नहीं देखिएगा ना उसको, देख ले मैंने बच्चा नहीं है, तो मैंने कहाँ के तो भूलने जा रहा है कि पकड़ के मैंने घर में रखेंगे। आप लोग कैसे पता चला कि कैसे चला? देखिए इन लोग का मैंने यहाँ का लेडीज गया था ना, वहाँ मैंने इन लोग का मैंने यहाँ से मैंने इन लोग जाना पता था लेडीज। मैंने पता आपको सुबह चला कि रात ही पता चला? सुबह चला, सुबह जब लेडीज लोग गई थी उधर देखिए। हाँ। कहाँ गया था कुछ पता नहीं चल रहा? कौन? प्रदीप? नहीं पता नहीं चला। 7 बजे सूचना प्राप्त हुआ कि ग्राम सिमरा बेड़ा के पास 2 मृत व्यक्ति पड़ा हुआ है, जिसके बाद आसपास के ग्रामीण भी इकट्ठा हुए, तो डेड बॉडी का तो पहचान हो गया है। यहीं सिमरा बेड़ा का एक का नाम प्रदीप हांसदा और दूसरा महावीर मरांडी। प्रथम दृष्टया क्या लगता है सर? प्रथम दृष्टया तो अभी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहा जाता, फिर भी लोगों द्वारा भी बताया गया जिस हिसाब से सिचुएशन कर रहे हैं, हत्या की आशंका बताई जा रही है। लोहरदगा में कुड़ू थाना क्षेत्र के चटकपुर गांव में बीजेपी के बूथ अध्यक्ष की गोली मारकर हत्या कर दी गई। रात करीब 2 बजे उन्हें घर में घुसकर सिर में गोली मारी गई। मृतक का नाम रत्नू महतो था। घटना के बाद लोगों में सरकार और प्रशासन के खिलाफ नाराजगी दिख रही है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक पिस्टल के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनसे कुड़ू थाने में पूछताछ जारी है। वहीं जिला बीजेपी अध्यक्ष ने बीजेपी की आवाज दबाने के लिए बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की हत्या का आरोप लगाया है। पार्टी ने इसकी गंभीरता से जांच कराने की मांग की, साथ ही अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। पूरे मामले पर एसडीपीओ ने न्यूज 18 को फोन पर अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है। खा के सो रहे थे और दरवाजा खुला था, इनका बेटा वहीं पर पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते इनका भी आँख लग गया, सो गए, दरवाज़ा खुला था। इसी बयान है से वहीं का बगल लोग षड्यंत्र के तहत मरवाया है। हमें कहीं न कहीं राज्य सरकार पूरा तरह प्रशासनिक स्तर पर पूरा विफल है और स्पष्ट चीज नज़र आती है कि भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता को टारगेट इस सरकार में की जा रही है। और इसलिए की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी इनका जो विफलता है, इनका जो भ्रष्टाचार है, इसको खुल करके गांव घर में चाहे हर जगह बोल रहा है, इसलिए सबको टारगेट किया जा रहा है। गुमला शहरी क्षेत्र के बरडोली में करीब 10 महिला, पुरुष और बच्चे खाना खाने के बाद बीमार हो गए। सभी का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि डेम बरटोली के समीप काम करने के लिए कौशल्या देवी के साथ लगभग 10 लोग काम करने गए थे। देर रात जब वे वापस आए तो अपने साथ खाना भी लाए थे, जिसे खाने के बाद सभी लोग बीमार पड़ गए। सभी का इलाज जारी है, जिसमें से 2 की हालत गंभीर है। चतरा के अति उग्रवाद प्रभावित प्रतापपुर प्रखंड के एघारा पंचायत में अब नक्सलियों की बंदूकें नहीं बल्कि स्कूल से आती बच्चों की आवाज गूंजती है। लेकिन इन बच्चों के लिए स्कूल में पानी के इंतजाम नहीं है। ऐसे में ये बच्चे भीषण गर्मी में स्कूल के लिए अपने घरों से पानी ले जाने को मजबूर हैं। उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय सोवरन टांड में बच्चों के लिए मिड डे मील तो बनता है, लेकिन खाने के बाद पीने के पानी के लिए कोई इंतजाम नहीं है। साल 2011 से ही स्कूल के छात्र 2 बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। बच्चे किताब कॉपी के साथ साथ पानी की बोतल भी लेकर आने को मजबूर हैं। इधर डीसी ने जल्द ही डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन फंड से जल्द ही स्कूलों में चापाकल लगवाने का भरोसा दिया है। बच्चे लोग रोड पर से पानी घर से लान के पीते हैं, बोतल में बोलते हैं बच्चे लोग आप लोग पानी लेकर आइए, पानी पीजिए। और गार्जियन बोलते हैं कि बच्चा पानी लेके जाएगा तब पानी पिएगा, खाना नहीं बनाइए, खाना बंद कर दी। खाना तो बनाना ही है, तो हम लोग बोले कि नहीं खाना बनाना है, जैसे बनाइए आप लोग तो खाना बनाना है। चापाकल की व्यवस्था करिए, तब हम लोग का बच्चा यहाँ बढ़िया से रहेगा। हम लोग उतना पैसा वाला नहीं है कि हम लोग एकेडमी में पढ़ा सकते हैं। हम लोग के बच्चा ऐसे सरकारी में पढ़ते हैं,
तो हम लोग के पानी की व्यवस्था रहेगा तबे ना। चापानल से संबंधित हम लोगों ने कई सारा लिस्ट पीएचडी को उपलब्ध करवाया है और डीएमएफटी के तहत हम लोगों ने जहां जहां पे चापानल नहीं है उन सभी को सैंक्शन करवा के आगे की कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। जो स्कूल आपने बताया है उसको भी हम लोग इस फेज में लेते हुए वहां पे चापानल गड़वाते हुए उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी का जिम्मा स्कूल को देंगे ताकि आगे कभी। और बड़ी खबर बोकारो से आपको बता दें, यहां सेक्टर 4 थाना क्षेत्र के सेक्टर 5 हटिया 4G मोड़ के पास देर रात रुई की दुकान में अचानक आग लग गई। इस भीषण अगलगी में दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। आग किस कारण से लगी इसका पता अभी नहीं चल पाया है, लेकिन सिगरेट या किसी चिंगारी से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। दुकान मालिक के मुताबिक इस अगलगी की घटना में 4 से 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। हालांकि अगलगी की घटना में कई दुकान जलने से बच गए। आग की लपटें काफी तेज थी, जिसे काबू पाने में काफी मेहनत करनी पड़ी। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।